नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो फर्दर एग्जाम है उनमें भी आप लोगों से पूछे जाने हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप उन पे विचार करें तो गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर जल्दबाजी करते हैं तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और आज के इस खूबसूरत सेशन का इसी क्वेश्चन से अपने शुरुआत करते हैं। द adjuvant materials in the fungicide which reduce the surface tension of the particles is termed as। कवकनाशी में सहायक पदार्थ जो कणों के पृष्ठ तनाव को कम करता है कहलाता है। कण की जगह अपने अणु भी कह सकते हैं, जो अणुओं का तनाव कम करता है। देखिए, जब कोई तरल है, कोई भी लिक्विड है, वो सरफेस पे गिरता है तो उसकी जो सरफेस टेंशन होती है यानी पृष्ठीय तनाव जो है उसको कम कर दे, तो उसके कम करने से क्या होगा, वो फैलेगा ज्यादा। यानी कोई पेस्टिसाइड है, अगर हम उसके जो मॉलिक्यूल्स है अगर उसका सरफेस टेंशन कम कर दें, उस लिक्विड का पृष्ठीय तनाव कम कर दें, तो वो ज्यादा फैलेगा। तो ये पृष्ठीय तनाव को कम करने वाले एजेंट को अपने क्या कहते हैं? जनरली क्या है, कोई भी पेस्टिसाइड होता है उसके अंदर अपने ऐसे एजेंट का उपयोग करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जिससे पेस्टिसाइड है वो ज्यादा क्षेत्र में फैलता है और उसका प्रभाव जो होता है, इफेक्ट होता है, वो ज्यादा रहता है। तो उसको अपने क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वेटिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडर्स। स्प्रेडर यानी जो सीधा फैलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडर बोलते हैं। सी ऑप्शन है एडेसिव। एडेसिव को आप ग्लू भी बोल देते हैं, गम भी बोल देते हैं, ठीक है, या सीमेंटिंग मटेरियल्स भी बोल देते हैं। ये दो लेयर को आपस में चिपकाने का काम करता है, उसको तो अपने एडेसिव बोल देते हैं। उसके अलावा एक होता है डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट। डी फ्लोकुलेट एजेंट क्या होता है? ये भी पेस्टिसाइड में अपने काम में लेते हैं। डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या होता है? ये क्या करता है, जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको नीचे बैठने नहीं देता है, यानी उनको फैलाए रखता है। उनको क्या है, पूरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर बिखेरे रखने का काम करता है, तो अपने इसको डी फ्लोकुलेशन एजेंट कहते हैं। तो ये तो क्या करेगा, जैसे किसी तरल के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर क्या है, जो कोई भी घोलने वाला पदार्थ है उसके अंदर अपने जब पेस्टिसाइड डालते हैं तो उसके जो पार्टिकल है, उसके जो कण हैं, वो पूरे उस लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर यानी सॉल्यूट है, वो क्या है, पूरा फैला रहे, तो उसको वो नीचे न बैठ जाए। नीचे न बैठने देने के लिए जो एजेंट अपने यूज करते हैं उसको तो अपने क्या बोलते हैं? डीफ्लोकुलेट एजेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो पूछा गया है कि जो सरफेस टेंशन को कम करता हो, पृष्ठीय तनाव को कम करता हो, जिससे लिक्विड ज्यादा फैल जाए, तो उसको हम बोलते हैं वेटिंग एजेंट। उसको अपने क्या बोलेंगे? वेटिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब हम लिक्विड पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, जब वो किसी सतह पे गिरता है तो हम उसकी सरफेस टेंशन कम करें, तनाव कम करें, पृष्ठीय तनाव कम करें, इससे वो ज्यादा एरिया में क्या होगा? फैलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? वेटिंग एजेंट कहते हैं। स्प्रेडर्स क्या होता है? जो फैलाने का काम करता है उसको स्प्रेडर बोलते हैं। एडेसिव क्या होता है? दो परतों को चिपकाने का काम करता है, उसको एडेसिव बोलते हैं, जैसे ग्लू, गम या सीमेंटिंग एजेंट आप जिसको बोल देते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल बोल देते हैं। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या होता है? जो तरल होता है, लिक्विड होता है, उसमें हम जो केमिकल डाल रहे हैं, यानी जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो वो पूरे समान रूप से फैला रहे, नीचे न बैठ जाए। नीचे न बैठने देने के लिए जो अपने एजेंट काम में लेते हैं उसको डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, उस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ये ग्रुप बना हुआ है, क्यूआर कोड भी दे रखा है, यूजर नेम भी दे रखा है। इस पर हम एक शेड्यूल के साथ, शेड्यूल बोले तो डेली के शेड्यूल के साथ, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे बैंक के एफओ का है, अभी यूपी के टेट का भी आगे इंट्रेंस आएगा, पीजी इंट्रेंस के एग्जाम हर स्टेट के अंदर होते हैं। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं, टीजीटी का आएगा, पीजीटी का आएगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे एफसीआई वगैरह के भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, वैकेंसीज आने वाली है, या फिर और कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे वो सेंट्रल लेवल का है, उनके लिए पूरे एग्रीकल्चर की जो क्विज है वो शेड्यूल वाइज स्टार्ट हो रही है और आज से स्टार्ट हो रही है। बिना किसी देरी करते हुए आपको अगर ये क्विज ज्वाइन करनी है तो आप इस क्यूआर कोड का उपयोग करके आप सीधा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे यूजर नेम भी दे रखा है, आप यूजर नेम के थ्रू
इस ग्रुप में जाके ऐड हो सकते हैं। अब देखो शेड्यूल हमने किस तरह से दिया है वो देखिए। ऐसा शेड्यूल आपको पेड कंडीशन में भी नहीं मिलने वाला है। ये जो शेड्यूल है वो पेड भी नहीं मिलने वाला है, हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। पीछे मैंने एक लेक्चर के अंदर बताया था, हॉर्टिकल्चर जेआरएफ का हमने 6 मंथ का रेगुलर डेली बेसिस टॉपिक वाइज जो क्विज शेड्यूल है वो डाल दिया है। तो डिमांड आई जनरल एग्रीकल्चर की, हालांकि स्टार्ट तो करना ही था, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरल एग्रीकल्चर से ही होते हैं, यानी जो जनरल एग्जाम देते हैं जिसमें एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक शेड्यूल क्रिएट कर दिया। लेकिन अभी हमने 1 मंथ का ये शेड्यूल क्रिएट किया है, 1 मंथ के बाद इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। 1 मंथ का करने के पीछे कारण ये था क्योंकि अभी बैंकिंग का एग्जाम आ रहा है बहुत जल्दी, उसके बाद हम जो भी फर्दर आपके नियर अबाउट एग्जाम होंगे उनको देखते हुए सारे शेड्यूल डालेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये जो फ्री क्विज है ये शाम को 9 बजे होने वाली है, सिर्फ संडे को नहीं होगी, बाकी वीक के 6 डेज के अंदर ये क्विज डेली शाम को 9 बजे रहने वाली है। इसमें हर दिन 20 से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो यहाँ पे लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। लेकिन अब हिंदी वालों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर हिंदी वालों का ध्यान नहीं रखा गया। मैंने उस दिन भी बोला था कि ऑनलाइन एग्रीकल्चर डैश लगा के हिंदी लिखा हुआ है, वहां पे हिंदी की क्विज भी डेली डलती है, वहां भी हिंदी की डेली क्विज डलती है। हालांकि अभी शेड्यूल से नहीं डलनी स्टार्ट हुई है, बहुत जल्दी शेड्यूल से भी डलनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बेहतरीन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट द्वारा वो क्विज डेली की डेली रन होती है। तो आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर डैश हिंदी में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन एग्रीकल्चर है, यहाँ पे सारे ग्रुप को पिंच किया गया है, वहां से आप सीधा का सीधा विजिट कर सकते हैं। ये शेड्यूल देखो 15 दिसंबर से यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। अगर वीडियो आप अभी देख रहे हैं तो अभी नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर ये पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, ये पीडीएफ दी हुई है। इस पीडीएफ को ओपन करें, इस पीडीएफ को ओपन करते ही क्लिक हेयर टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्लिक करोगे तो सीधा आप ग्रुप में चले जाएंगे और आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है ना, आसानी से। दूसरी जो मैं अभी स्लाइड आपको करवा रहा था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं अभी ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं और नीचे जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर भी वो पीडीएफ डाल देता हूं। तो उस जगह भी जाके आप उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से क्यूआर कोड स्कैन करके आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। ये जो क्विज है ये एग्रीकल्चर के सभी टॉपिक को कवर करने वाली है। अभी हर दिन ये एक एक टॉपिक पे चलने वाली है। ये 15 दिसंबर से हमने स्टार्ट करनी है, यानी आज से स्टार्ट करनी है और डेली का टाइम रहेगा शाम को 9 बजे का, ठीक है। और ये देखिए आपकी जो क्विज है वो 15 जनवरी तक का शेड्यूल डल चुका है। 15 जनवरी के आगे का शेड्यूल है वो बहुत जल्द ही डल जाएगा। जब आप ग्रुप में होंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो अच्छी बात है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन अपनी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब हम पूरे देश का कंपटीशन चेक करेंगे, है ना। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस वीडियो को और इस पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करें और जितने भी आपके दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो टेलीग्राम चैनल है उनसे जोड़ें। इसमें आपका पूरे का पूरा एग्रीकल्चर का एक बार पूरे का पूरा टेस्ट आ जाएगा और रेगुलर बेसिस है ये, है ना। हम हर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर भी चला रहे हैं और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी इस तरह का ग्रुप है वो रन कर रहे हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट घबराइए नहीं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर डेश हिंदी के नाम से भी ऑनलाइन एग्रीकल्चर का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जाइए और वहां से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर के जनरल एग्रीकल्चर का मतलब है बीएससी बेस, पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेसिस की बात करूं तो जैसे जेआरएफ है, एसआरएफ है, उनकी बात नहीं कर रहा, उनको छोड़ के जो भी एग्जाम है उनके लिए क्विज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और ये जो पीडीएफ है आपको कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों ही पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई है। चलिए आगे अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। हालांकि वो जो चीज बताई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इतना टाइम नहीं होता कि डेली हम आपको क्विजेज के वीडियो प्रोवाइड करवाएं, कोशिश करते हैं डेली प्रोवाइड करवाने की, लेकिन आप टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लिटरली मीनिंग ऑफ डीजीवू जीन इज मतलब जो डीजीवू जीन है इसका मतलब क्या है, डीजीवू जीन है इसका मतलब क्या है, डीजीवू जीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत बार पूछा गया और आप इसका आंसर भी बता देंगे।
अगर आप आंसर बता देंगे तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या है, नहीं तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है जो धान होता है, पेडी जो होता है, उसका जो ड्वार्फ जीन है, या फिर मैं बोलूं कि धान में, पेडी में ड्वार्फिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है, यानी धान के अंदर बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, वो कौन सा है? डीजीवू जीन है, डीजीवू जीन। जैसे गेहूं में ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है? नोरिन-10 है। उसी तरह से धान में ड्वार्फनेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? डीजीवू जीन है। इसका अर्थ होता है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो हमने अभी अभी यूपी के टेट का नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। और लाइव क्लासेस का टाइम है 8:30 का, मॉर्निंग में 8:30 का टाइम है। वो ही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और टिल एग्जाम तक ये एक्टिवेट रहेगी, टिल एग्जाम तक आपके एक्टिवेट रहेगी। मान लो कि आपने लाइव क्लास नहीं देखी तो आप रिकॉर्डेड भी उसको देख सकते हैं। प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज है वो बाइलिंगुअल मिलेगी, जो क्लासेज है वो भी बाइलिंगुअल होनी है, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। और टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही भाषा में आपको मिलेगी। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स प्लस हिंदी मीडियम के भी नोट्स मिलेंगे। मान लो कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो दोनों ही भाषाओं के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, तो इसमें आपको पीडीएफ बुकलेट्स भी मिलने वाले हैं। यूपी के टेट यानी जो एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसके लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 20 दिसंबर तक इसको ज्वाइन करते हैं, अगर आप 20 दिसंबर तक इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा 20% ऑफर। अभी ये जो कोर्स है वो फिलहाल 8,000 रुपए का है, हाल फिलहाल ये जो कोर्स है वो 8,000 रुपए का है। लेकिन अगर आप इसको 20 दिसंबर तक ज्वाइन करते हैं तो 20% ऑफ है। 20% ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? आपके 1,600 रुपए हैं वो सीधे सीधे कम हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वेट करते हैं कि न्यू ईयर पे इस पे कोई ऑफर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये ऑफर 20 दिसंबर तक ही है। हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर है। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सूचना यूपी के टेट के जो स्टूडेंट हैं, जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थी। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज मैंने शायद सूचनाएं ज्यादा दे दी, क्वेश्चन कम करवाएं, लेकिन कभी कभी सूचनाएं भी देनी पड़ती है। हमारे पास सूचना देने का भी तो जरिया यही है ना। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल through one's own efforts and ability change the behavior is called, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों और क्षमताओं के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करता है, कहलाता है। अभी जो आप कर रहे हैं एक तरह से, यानी आप अपने कोशिश से अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जी, उसको कहते हैं लर्निंग। राइट आंसर क्या होगा? लर्निंग। एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे अपने लर्निंग। अगर कोई व्यक्ति प्रयासों से किसी सामने वाले में कोई बदलाव लाना चाहता है, उसकी ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई चीज नहीं आ रही और मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी तरफ से तो वो क्या होगी? टीचिंग होगी। मेरी तरफ से तो टीचिंग होगी, और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या होगी? लर्निंग। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, यानी लर्निंग ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, fruit and vegetables turns brown when brownish or cut due to, फल व सब्जियों को किसके कारण, किसी के कारण मतलब चोट लगने या कटने पर भूरे रंग का हो जाना कहलाता है। फल व सब्जियां होती है, उन पे कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई या कट लगा दिया तो उनमें ब्राउनिंग हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है? उसका मेन रीजन क्या होता है? देखो, एक तो ऑप्शन है क्रिमिलाइजेशन। क्रिमिलाइजेशन क्या होता है? जनरली क्रिमिलाइजेशन होता है जब चीनी को आप कम आंच पे बहुत लंबे समय तक पकाते हैं तो वो ब्राउन से कलर की हो जाती है। वो क्या है? ब्राउन कलर की हो जाती है, भूरे से रंग की हो जाती है, हल्की मीठी भी हो जाती है और थोड़ा सा नुगती टेस्ट में हो जाती है, यानी शानदार टेस्ट हो जाता है, नुगती टाइप का उसका टेस्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्रिमिलाइजेशन कहते हैं। कई बार हम कोई प्रोसेसिंग प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं, वहां भी चीनी जल के ब्राउन से कलर की हो जाती है, भूरे कलर की हो जाती है, उसी को भी हम क्रिमिलाइजेशन कहते हैं।
है ना, भी चीनी को जला के उसको भूरा बना लेते हैं, अपने ब्राउन कर लेते हैं। वो ब्राउन शुगर जो तैयार होती है वो कैरेमलाइजेशन की प्रोसेस से तैयार होती है, स्लाइटली थोड़ा सा स्वीट हो जाती है और नुक्टी टेस्ट यानी एक अच्छा उसका टेस्ट तैयार हो जाता है, उसको तो हम कैरेमलाइजेशन बोलते हैं। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यही है, जब आप किसी फ्रूट को काट देते हैं या उसमें मैकेनिकल कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें जो ब्राउनिंग होती है वो एंजाइम की वजह से होती है, एंजाइमेटिक जो मतलब गतिविधि होती है, एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से, तो इसको हम बोलेंगे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इसलिए जब भी आप कोई फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग करते हैं तो जस्ट आप उसको कट करते ही गर्म पानी में बॉईल कर देते हैं। गर्म पानी में बॉईल करने से उसके एंजाइम होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उसको आप बोलते हैं ब्लांचिंग या विविकरण। क्या बोलते हैं? ब्लांचिंग या विविकरण बोलते हैं। जिससे एंजाइम डीएक्टिवेट हो गए, निष्क्रिय हो गए, फिर आपको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं देखने को मिलती। इसीलिए प्रोसेसिंग से पहले आप फ्रूट और वेजिटेबल में ब्लांचिंग करते हैं। वैसे ब्लांचिंग मेनली बना तो वेजिटेबल्स के लिए, लेकिन जो सॉलिड फ्रूट होते हैं उनके अंदर भी हम ब्लांचिंग या विविकरण करते हैं, यानी पानी में 2 से 5 मिनट के उबालते हैं। वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। सल्फेटिंग, जो सल्फर का ट्रीटमेंट होता है उसको हम सल्फेटिंग या सल्फरिंग कहते हैं। डिहाइड्रेशन, एक ड्राइंग होता है, एक डिहाइड्रेशन होता है। ड्राइंग का मतलब होता है आप नेचुरली सन ड्राई कर लेते हैं, चाहे वो सन में कर लो चाहे सेट ड्राइंग कर लो, बट हो तो नेचुरली ड्राई रहा है ना, प्राकृतिक रूप से सुखा रहे, तब उसको ड्राइंग बोल देते हैं। अगर आप मैकेनिकली ड्राइंग करते हैं यानी मशीनों से सुखाते हैं, किसी ड्रायर में आपने सुखा दिया या और भी कई तरह की मशीनें आती है उनमें सुखा दिया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का भी है और एंटोमोलॉजी का है। ओडोमॉस द मॉस्किटो रिपेलेंट कंटेंट्स, ओडोमॉस मच्छर से बचाने वाली क्रीम में होता है, क्या होता है जनरली? ऑप्शन है पायरिथ्रिन, बी ऑप्शन है कैम्फूर ऑयल। कैम्फूर ऑयल आपको ही पता है बहुत सारी मेडिसिन के अंदर काम में लिया जाता है और थोड़ा बहुत इसका उपयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी करते हैं। सिट्रोला जो है इसका जो ऑयल होता है वो एरोमेटिक होता है, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। नीम ऑयल है, ये मेडिसिन में भी यूज करते हैं और इंसेक्ट का, कीटों का बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण में भी काम में लेते हैं। ओडोमास है, इसमें पायरिथ्रिन होता है और पायरिथ्रिन आपको ही पता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के काम में लिया जाता है, कीटों के जैविक नियंत्रण के काम में लिया जाता है। ये पायरिथ्रिन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये क्राइसेंथेमम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी गुलदाउदी से। और जो कमर्शियली हम फ्लावर प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं उससे नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं। गुलदाउदी की, क्राइसेंथेमम की एक स्पीसीज है जिसका नाम है क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम। क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? इसके जो सूखे फूल होते हैं, ड्राइड फ्लावर होते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो पायरिथ्रिन होता है। ओडोमास में भी यही होता है। और जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो वहां पे पायरिथ्रिन अपने इंसेक्ट के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट्स, पौधों के अंदर जीवाणु से होने वाला सबसे पहला रोग कौन सा खोजा गया था? अच्छा क्वेश्चन है। पौधों के अंदर जीवाणुओं से होने वाला पहला रोग कौन सा खोजा गया था? ए ऑप्शन है फायर ब्लाइट, बी ऑप्शन है लेट ब्लाइट, सी ऑप्शन है डाउनी मिल्ड्यू और डी ऑप्शन है अर्ली ब्लाइट। अब आप इसका आंसर दें, मैं देखता हूं कि आपको यह पता है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा भी गया है। आपको वो डिजीज नहीं याद होता तो भी आप क्वेश्चन सही कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत पैथोलॉजी से संबंध रखते हैं। अर्ली ब्लाइट फंगल डिजीज है, ज्यादातर अल्टरनेरिया से होता है। लेट ब्लाइट है, ये भी फंगल डिजीज है, ये फाइटोफथोरा से होता है। डाउनी मिल्ड्यू है, ये भी फंगल डिजीज है। इसमें बैक्टीरियल डिजीज ही एक दिया हुआ था, कौन सा? फायर ब्लाइट। और यही वो पहला डिजीज है जो बैक्टीरिया से होने वाला पहला प्लांट्स के अंदर डिजीज खोजा गया था। और ज्यादा जानकारी रखना चाहते हो तो वैसे तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज जो है, जीवाणुओं से होने वाला रोग है, वो सबसे पहले खोजा गया था पशुओं में, केटल में, यानी गाय में खोजा गया था 1876 में। कौन सा? एंथ्रेक्स, जो बेसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है। कौन सा रोग खोजा गया था? जीवाणुओं से होने वाला पहला रोग जंतुओं में खोजा गया था, एनिमल्स में। किसमें? केटल में, यानी गाय में खोजा गया था। कौन सा रोग था? एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेसिस। इसके थोड़े ही टाइम में, बस बैक टू बैक ही क्या है, पौधों में होने वाला पहला जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज है फायर ब्लाइट खोजा गया था। ये किसमें होता है? किसमें खोजा गया था? पियर में होता, पियर में भी है और एप्पल में भी है। और ये इरोविनिया एमाइलोवोरा से होता है। किससे होता है? इरोविनिया एमाइलोवोरा से होता है। ठीक है, ये खोजा था टीजी बुरिल ने खोजा था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनियस के अंदर खोजा था 1877 से 1885।
जो एंथ्रेक्स है ये जंतुओं में पूरे संसार में सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज है, वो केटल में खोजा गया था। कौन सा? एंथ्रेक्स। किसके कारण होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ये सिप में भी उसी टाइम लगभग खोजा गया था 1876 में। उसके बाद प्लांट्स में सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज खोजा गया था, फायर ब्लाइट, और पियर में खोजा गया था। उसके बाद इसको एप्पल में भी देखा गया। ये होता है इरोविनिया एमाइलोवोरा से, और खोजा किसने था? टीजी बुरिल ने खोजा था। कहां खोजा था? यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस के अंदर खोजा गया था। नेक्स्ट अपने बात करें, क्रॉप फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन आर एग्जांपल ऑफ एंटरप्राइजेस। जब अपने इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक तो मिल्क प्रोडक्शन है और दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन है। इन दोनों का इंटरेक्शन कैसा है? फसल खेती और दुग्ध उत्पादन उद्यमों का उदाहरण है। कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कुछ बढ़ावा देने वाला है, या कॉम्पिटिटिव है यानी प्रतिस्पर्धा करने वाला है। इनकी आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये तो याद मतलब है ही नहीं। सप्लीमेंट्री एक दूसरे के पूरक की नहीं है। फसल उत्पादन अपनी जगह हो सकता है और पशुपालन अपनी जगह हो सकता है। इन दोनों का रिलेशन होना कोई जरूरी नहीं है। एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं है तो सप्लीमेंट भी नहीं हो सकता। जब ये दो नहीं हो सकता तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। इतना तो आप दिमाग लगाओगे। तो ये कैसा इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है? ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है? कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आज के सेशन के लिए अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करें। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है, इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लाख। लाख का मुख्य उत्पादक है। जो लाख कीट है ल्यूसीफेरस लाखा, मतलब जो लाख का कीट है उसका मेल लाख उत्पादन करता है या फिर फीमेल करता है या दोनों ही करते हैं। देखो मेल है वो सिर्फ ब्रीडिंग करता है, कॉपुलेशन का काम करता है, उसके बाद इसको मार दिया जाता है। ठीक है। फीमेल है, इसकी जो डर्मल्स ग्लैंड्स होती है यानी त्वचा संबंधी ग्रंथियां होती है, उनसे एक स्राव निकलता है और उसी को हम क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। जैसे ये कोई प्लांट की ब्रांच है, इसके ऊपर वो क्या करते हैं? ब्रीडिंग के लिए और बच्चों अंडे देने के लिए और अंडों से मतलब जो लार्वा है उनके निकलने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाती है। इसके लिए उसकी डर्मस सेल जो है यानी जो डर्मस सेल नहीं सॉरी डर्मस जो ग्लैंड है, डर्मल ग्लैंड्स है यानी त्वचा ग्रंथियां हैं, उनसे एक स्राव निकलता है, उसकी वो टनल बनाती है। वो अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम यहां पूरा करती है, उसके बाद इसको छोड़ के चली जाती है। हम इसको खुर्च के उतार लेते हैं। यही क्या कहलाता है? लाख कहलाता है। तो लाख का जो प्रोडक्शन करता है वो फीमेल करता है, मेल कभी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। तो आज के जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ये थे, लेकिन आज जो मैंने दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी उसमें से पहली इंफॉर्मेशन है वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे दोनों ही पीडीएफ के आपको लिंक मिल जाएंगे और आप उन पीडीएफ के थ्रू अपना शेड्यूल भी देख सकते हैं और सीधा ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।